हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 25 और 26 की। आयुष्मान खुराना बने फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। आयोजन फिक्की फ्रेम्स भारत का प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? अभिनेता आयुष्मान खुराना को 25वीं वर्षगांठ संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना का बयान। उन्होंने फिक्की फ्रेम्स के रजत जयंती वर्ष में पहले ब्रांड एम्बेसडर बनने पर गर्व और उत्साह व्यक्त किया। खुराना का सफ़र। उन्होंने चंडीगढ़ से मुंबई तक के अपने सफ़र और भारत की पॉप संस्कृति पर अपने प्रभाव को लेकर अपने विचार साझा किए। फिक्की फ्रेम्स के प्रति प्रतिबद्धता। आयुष्मान खुराना ने नवाचार, बदलाव और उद्योग की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए फिक्की के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई। फिक्की फ्रेम्स की थीम राइज रीडिफाइनिंग इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस, जो उद्योग में वैश्विक योगदान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी। वैश्विक सहयोग और नवाचार। यह आयोजन वैश्विक मीडिया, मनोरंजन पेशेवरों और नीति निर्माताओं के बीच नेटवर्किंग और चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। आयोजन की प्रमुख बातें। प्रमुख भाषण। B2B2 बैठक, मास्टर क्लास, वैश्विक सामग्री बाजार, बेस्ट एनिमेटेड फ्रेम्स अवार्ड और सांस्कृतिक शामिल। फिक्की फ्रेम्स में प्रमुख हस्तियां। पिछले प्रतिभागियों में यू जैकमैन, जेम्स मार्डेक, शाहरुख खान, ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन आदि शामिल हैं। आयुष्मान खुराना का हालिया कार्य क्या है? हाल ही में उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 2023 में और बरेली की बर्फी 2017, बधाई हो 2018 जैसी फिल्मों के लिए काम किया है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह एमसीसी वैश्विक सलाहकार बोर्ड का हिस्सा बने। नई सलाहकार बोर्ड का गठन। मैरी लेबनॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड प्रस्तुत किया है, जो पहले के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का स्थान लेगा। प्रमुख सदस्य। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष और पूर्ण बीसीसीआई सचिव नए सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्य में से एक हैं। सलाहकार बोर्ड का ध्यान। बोर्ड वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को आकार देने के लिए मार्गदर्शन और प्रभाव प्रदान करेगा। मुख्य मंच। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स मंच, जो वैश्विक क्रिकेट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक प्लेटफॉर्म होगा। सलाहकार बोर्ड का नेतृत्व। कुमार संगकारा, पूर्व एमसीसी अध्यक्ष, सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जो नेतृत्व और विशेषज्ञता लाएंगे। महत्वपूर्ण सदस्य। बोर्ड में सौरभ गांगुली, ग्रैहम स्मिथ, एंड्रयू स्ट्रॉस, हीथर नाइट, संजय गुप्ता अन्य सदस्य शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम। दूसरा, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स मंच 7 से 8 जून 2025 को लॉर्ड्स में आयोजित होगा, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले होगा। सलाहकार बोर्ड के उद्देश्य। बोर्ड का उद्देश्य वार्षिक वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एजेंडा को आकार देना है, जिसमें नवाचार, स्थिरता और शासन पर चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी की धरोहर। पूर्व समिति की सिफारिशों ने आईसीसी नीतियों को प्रभावित किया है, जैसे डीआरएस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और डे नाइट टेस्ट। प्रभाव का विस्तार किया हुआ है। नया सलाहकार बोर्ड खेल के विभिन्न क्षेत्रों से विविध आवाज़ों को शामिल करके अपने प्रभाव का विस्तार करता है। बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा शुरू। सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। भारत और पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किसी भी संभावित घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ ने 22 जनवरी से ऑपरेशन सर्द हवा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठ प्रयासों को विफल करना है। यह ऑपरेशन 29 जनवरी तक जारी रहेगा और इस दौरान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोयला सचिव ने सीआईएल की सीएसआर पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कोल सचिव ने सीआईएल की सीएसआर पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। 24 जनवरी 2025 को कोल सचिव श्री विक्रम देवदत्त ने कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की डिजी विद्या यानी कि डिजिटल विद्या पहल के तहत स्मार्ट क्लासरूम का वर्चुअली उद्घाटन किया। खनन क्षेत्रों में 272 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम से सुसज्जित किया गया। बीसीसीएल और सीसीएल प्रमुख क्रियान्वयन सहायक कंपनियां हैं। सीआईएल की सहायक कंपनियों ने इस पहल पर 10.59 करोड़ से अधिक खर्च किए।
यह परियोजना खनन क्षेत्रों में शिक्षा सुधारने के उद्देश्य से, जिसमें झारखंड, धनबाद और रांची शामिल है। फिर आ जाता है सहायक कंपनियां। बीसीसीएल धनबाद जिले में 79 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए। सीसीएल झारखंड के विभिन्न जिलों में 193 स्कूलों में डिजिटल विद्या की शुरुआत की। निवेश और पहुंच। बीसीसीएल द्वारा 10.69 करोड़ खर्च किए गए। 100,000 से अधिक छात्रों और 400 शिक्षकों को लाभ हुआ। डिजी विद्या की पहल भविष्य में और विस्तार करने की योजना है। बयान में श्री विक्रम देवदत्त ने कहा, दूरदराज क्षेत्रों में समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने में डिजिटल क्लासरूम की भूमिका पर जोर दिया है। श्री रुपेंद्र ब्रा स्मार्ट क्लासरूम के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। श्री पीएम प्रसाद सीआईएल की सीएसआर प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की, जिसमें शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। अन्य सीएसआर पहले सीएमपीडीआई नेत्र चिकित्सा सहायक डिप्लोमा के लिए छात्रों को प्रायोजित किया। एमसीएल संबलपुर जिले में शैक्षिक परियोजनाओं की शुरुआत की। एनसीएल सोनभद्र जिले के 3 स्कूलों के बुनियादी ढांचे का नवीकरण किया। डब्ल्यूसीएल हैप्पी स्कूल परियोजना शुरू की, जिसमें स्कूल के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का शुभारंभ 24 जनवरी 2024 को भारत के संविधान की 75वीं बैठक को समर्पित देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता और कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंच प्रण शपथ 1.3 लाख नागरिकों ने माय गवर्नमेंट मंच पर शपथ ली। ग्राम विधि चेतना पहल कानून के छात्रों द्वारा गांवों में उस कानूनी जागरूकता गतिविधियां, जिससे लगभग 21,000 व्यक्तियों को लाभ हुआ। नारी भागीदारी और वंचित वर्ग सम्मान 70 लाख से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा और विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समुदायों को जोड़ा गया। नव भारत का नव संकल्प युवाओं को संलग्न करने के लिए इंटरैक्टिव प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। क्षेत्रीय कार्यक्रम बीकानेर राजस्थान, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी असम में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5,000 से अधिक उपस्थित लोग और 8 लाख नागरिकों को संलग्न किया गया। समापन कार्यक्रम 24 जनवरी 2025 को प्रयागराज के परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरेल घाट में आयोजित। शामिल मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री। पुस्तिका और कैलेंडर विमोचन उपलब्धियों की पुस्तिका और 2025 कैलेंडर लॉन्च किए गए, जो अभियान की यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हैं। अभियान फिल्म अभियान की प्रगति को दिखाती फिल्म का अनावरण। संविधान दिवस का स्मरण अभियान संविधान की 75वीं बैठक की ऑनगोइंग उत्सव का हिस्सा था। महत्वपूर्ण तिथियां अभियान 24 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 24 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। भारत का ISNR टिकाऊ रबर में वैश्विक मानक स्थापित करना 24 जनवरी 2025 को केरल के कोट्यम में भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबर ISNR पहल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्थायी रबर उत्पादन में नए वैश्विक मानक स्थापित करना है। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री फिशरीज, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के जॉर्ज कुरियन मुख्य अतिथि थे, जबकि इसकी अध्यक्षता विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने की। अन्य प्रमुख उपस्थित लोगों में रबर बोर्ड के उपाध्यक्ष जी अनिल कुमार और सदस्य एन हरीश शामिल थे। ISNR पहल के प्रमुख उद्देश्य किसानों के लिए शून्य लागत प्रमाणन। ISNR ढांचे किसानों और उत्पादकों को बिना किसी वित्तीय बाधा के मुफ्त प्रमाणन प्रदान करता है, जिससे छोटे किसान भी आसानी से इस पहल का हिस्सा बन सकें। वैश्विक नियमों के साथ सामंजस्य यह पहल यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन UDR के साथ तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय प्राकृतिक रबर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानकों का पालन करता है और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम BSS को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है और भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करती है। संजय का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना, स्थिति जन्य जागरूकता में सुधार करना और खुफिया संग्रहण को अनुकूलित करना है, जिससे आधुनिक युद्ध के युग में युद्ध क्षेत्र को बदलने में मदद मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी रिलायंस। मुकेश अंबानी की अध्यक्षता में रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमताओं को मजबूत करना है।
डाटा सेंटर का रणनीतिक महत्व। यह डाटा सेंटर 1 गीगावाट की क्षमता वाला होगा, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा। ये एआई मिशन, मशीन लर्निंग और डाटा प्रोसेसिंग को समर्थन देगा, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल और एआई प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थान पर पहुंच सके। रिलायंस और एनवीडिया की साझेदारी। रिलायंस ने एनवीडिया के साथ साझेदारी की है, जो डाटा सेंटर में ब्लैक केबल एआई प्रोसेसर लगाएगा। ये एआई प्रोसेसर एआई गणनाओं को तेज और जटिल कार्यभार को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह सहयोग डाटा सेंटर की एआई कार्यक्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं के लिए महत्व। यह डाटा सेंटर एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स और आईओटी जैसे नवाचारों को बढ़ावा देगा। यह भारत सरकार के डिजिटल और एआई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयासों के साथ मेल खाता है और भारत को वैश्विक एआई दौड़ में अग्रणी बनाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री की वित्तीय वृद्धि। रिलायंस इंडस्ट्री ने Q3 2024 में 12% सालाना वृद्धि के साथ 21,930 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह वित्तीय सफलता दूरसंचार, खुदरा और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर कदम। जामनगर डाटा सेंटर भारत के डिजिटल और एआई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा और भारत को वैश्विक एआई दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा, साथ ही इसे एक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में मजबूत करेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025। थीम इतिहास और महत्व। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन यू वोट। समाचारों में क्यों है? 25 जनवरी 2025 को अपनी 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस एनवीडी मना रहा है, नेशनल वोटर डे। विषय 2025 वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, लोकतांत्रिक भागीदारी पर जोर। महत्व 2025 ऐतिहासिक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मनाया गया। कुल मतदाता संख्या 100 करोड़ के करीब, 2025 में 99.1 करोड़। 21.7 करोड़ युवा मतदाता 18 से 29 वर्ष। चुनावी लिंग अनुपात 1948 2024 से बढ़कर 1954 2025। उद्देश्य लोकतंत्र में मतदाता के महत्व को उजागर करना। 18 वर्ष का होने वाले युवाओं का मतदाता पंजीकरण बढ़ाना। सूचित और समावेशी वोटिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना। इतिहास 2011 में पहली बार मनाया गया, जो चुनाव आयोग की स्थापना के दिन 25 जनवरी 1950 से मेल खाता है। राष्ट्रीय आयोजन नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सम्मानित अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य विशेषताएं। चुनाव प्रबंधन पर सम्मेलन 23 से 24 जनवरी। प्रकाशन इंडिया वोटर्स 2024 कॉफी टेबल बुक। बैलिफ इन द बैलेट 2024 चुनावों की कहानियां। वोटर जागरूकता फिल्म माई वोट माई ड्यूटी राजकुमार हिरानी द्वारा। 2024 लोकसभा चुनावों का मल्टीमीडिया प्रदर्शनी। उत्सव युवा मतदाता सशक्तिकरण और समावेशन पर फोकस। नए मतदाताओं को एपिक कार्ड वितरण समारोह में। IDFC फर्स्ट बैंक और रुपे ने पहला EN रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने रुपे के साथ पहला फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड है और इसमें निश्चित जमा के लाभ के साथ UPI लेन देन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस अभिनव कार्ड का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बेहतर वित्तीय लचीलापन और पुरस्कार प्रदान करना है। मुख्य विशेषताएं और लाभ। गारंटीकृत स्वीकृति। आवेदक 5,000 या उससे अधिक का एक निश्चित जमा खोलकर तुरंत स्वीकृत प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन व्यक्तियों के लिए भी यह कार्ड उपलब्ध है जिनके पास क्रेडिट इतिहास नहीं है या जिनका सिविल स्कोर कम है। UPI लेन देन पर कैशबैक। कार्ड से किए गए प्रत्येक UPI लेन देन पर उपयोगकर्ताओं को गारंटीकृत कैशबैक मिलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक ऐप के माध्यम से 1% और अन्य UPI ऐप्स के माध्यम से 0.5% प्रति माह 500 तक। वेलकम नवीकरणीय लाभ। कार्ड जारी होने के 15 दिनों के भीतर किसी भी UPI ऐप के माध्यम से किए गए पहले UPI लेन देन पर 500 रुपये तक का 100% कैशबैक मिलेगा। अतिरिक्त लाभ। कार्ड उपयोगकर्ताओं को रोड साइड सहायता, खोए हुए कार्ड की जिम्मेदारी, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा और सुविधा में वृद्धि होती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर। भारत की रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की 4th रैंकिंग प्राप्त हुई है, स्कोर 0.1184। ग्लोबल रैंकिंग वितरण। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली, रूस दूसरी, चीन तीसरी, भारत चौथी, दक्षिण कोरिया पांचवी।
रैंकिंग के पैरामीटर क्या हैं? मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वित्त, भौगोलिक स्थिति, बाहरी ऋण और सैन्य क्षमता के आधार पर। भारत की सैन्य ताकत, उच्च मानव संसाधन, विशाल प्राकृतिक संसाधन, रणनीतिक स्थिति। भारत की कमजोरियां, हेलीकॉप्टर वाहक शक्ति और समुद्र में खदान युद्ध क्षमता में कमजोरी, दोनों में 145वीं रैंक है। पाकिस्तान की रैंकिंग, पाकिस्तान 12वीं रैंक पर और 9वीं से गिरावट। टाटा एआईजी ने भारतीय व्यवसायों के लिए साइबर एज लॉन्च किया। टाटा एआईजी ने साइबर एज लॉन्च किया। साइबर खतरों से भारतीय व्यवसायों की सुरक्षा के लिए नया साइबर बीमा समाधान। 2029 तक साइबर बीमा क्षेत्र में 25% बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य। फॉरेंसिक जांच, कानूनी शुल्क, डाटा रिकवरी, व्यावसायिक रुकावट से होने वाले नुकसान की कवरेज। छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई पर केंद्रित। भारत में बढ़ते साइबर हमलों की घटनाओं के जवाब में भारतीय साइबर बीमा बाजार की वैल्यू 850 करोड़। 2030 तक 25% CAGR से वृद्धि का अनुमान। नियामक संदर्भ 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने साइबर बीमा कवरेज पर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डाटा उल्लंघनों के खिलाफ कवरेज पर जोर। साइबर सुरक्षा परिदृश्य, भारत में 2023 में 79 मिलियन साइबर घटनाएं दर्ज की गई। 2033 तक यह संख्या 1 ट्रिलियन वार्षिक तक पहुंचने का अनुमान। साइबर एज के माध्यम से टाटा एआईजी को बढ़ते साइबर जोखिमों को संबोधित करने का उद्देश्य। रणनीतिक फोकस, टाटा एआईजी का ध्यान आईटी कंपनियां, बीपीओ, बैंकों, व्यवसायों पर जिन्हें मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। साइबर एज घटना के 2 घंटे के भीतर 24/7 फास्ट रिस्पॉन्स। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त लॉन्च किया। क्या किया है? शुभ मुहूर्त लॉन्च किया है। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है जो परिवारों को उनके बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करता है। यह पहल भारत में तेजी से बढ़ते शादी खर्चों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जहां 2024 में शादी उद्योग का मूल्य 10.7 लाख करोड़ से अधिक है। शुभ मुहूर्त योजना को समझें। शुभ मुहूर्त योजना एक व्यापक वित्तीय उत्पाद है जो बचत, निवेश वृद्धि और जीवन कवरेज को संयोजित करती है। इसे विशेष रूप से माता पिता को उनके बच्चों की शादी से जुड़े जुड़े खर्चों को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे एक व्यवस्थित तरीके से धन इकट्ठा किया जा सके। शुभ मुहूर्त योजना की प्रमुख विशेषताएं: कैपिटल गारंटी और इक्विटी एक्सपोजर। यह योजना भुगतान की गई प्रीमियम की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और परिपक्वता पर एकमुश्त लाभ प्रदान करती है। बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर, इस राइडर के तहत यदि पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है तो भविष्य के प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और नामांकित व्यक्तियों को परिपक्वता लाभ की गारंटी मिलती है, जिससे शादी की योजना आर्थिक रूप से बाधित नहीं होगी। फिर आ जाते हैं कर लाभ। प्रीमियम भुगतान और पॉलिसी के भुगतान पर प्रचलित कर कानूनों के अनुसार कर उपलब्ध है। WEF 2025 बेकहम को पुरस्कार। एंटार्कटिका के संकट पर संगीत प्रस्तुति के साथ WEF की बैठक की शुरुआत। WEF 2025 क्रिस्टल अवार्ड्स 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। पुरस्कार विजेता डेविड बेकहम, यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर डायने वॉन फर्स्टनबर्ग फैशन डिज़ाइनर हैं और रिकेन यामोटे आर्किटेक्ट हैं। डेविड बेकहम का योगदान बच्चों के अधिकारों, विशेषकर शिक्षा, सुरक्षा, संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण के समर्थन के लिए सम्मानित। डायने वॉन फर्स्टनबर्ग का योगदान वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मान्यता। आइकॉनिक रैप ड्रेस की रचनाकार और लैंगिक समानता की समर्थक। रिकेन यामोटो का योगदान सतत वास्तुकला और सामुदायिक पुनरुद्धार में उनके कार्य के लिए सम्मानित। क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड आर्ट्स फोरम की चेयरवुमैन हिल्डे शवाब द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। दावोस, स्विट्जरलैंड WEF वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत की बड़ी जीत। सिंधु जल संधि को लेकर भारत की बड़ी जीत हुई है। कैसे? श्रेणी ये चर्चा में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने खुद को जम्मू और कश्मीर में 2 हाइड्रोलिक परियोजनाओं के डिज़ाइन को लेकर
भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय देने के लिए सक्षम माना। यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT भारत और पाकिस्तान के बीच जल साझाकरण समझौता, जिसे 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया था ट्रीटी की मुख्य विशेषताएं: नदियों का वितरण, पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज भारत के लिए, पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम पाकिस्तान के लिए, जल आवंटन भारत को 30% और पाकिस्तान को 70% सिंधु नदी प्रणाली का जल भारत की जिम्मेदारी। भारत को पश्चिमी नदियों के जल को पाकिस्तान के लिए बिना रुकावट के प्रवाहित होने देना होगा, केवल सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग की अनुमति। चालू विवाद जम्मू और कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के डिजाइन पर असहमति। किशनगंगा HEP किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी पर, रेटल HEP चन्नाव नदी पर पाकिस्तान के आरोप। पाकिस्तान का दावा है कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं IWT का उल्लंघन करती हैं और जल प्रवाह में हेरफेर करती हैं, जिससे पाकिस्तान में जल उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं IWT के तकनीकी विनिर्देशों का पालन करती हैं और प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखती हैं। पाकिस्तान के कानूनी कदम क्या है? 2015 में पाकिस्तान ने शुरू में न्यूट्रल एक्सपर्ट का अनुरोध किया और 2015 में न्यूट्रल एक्सपर्ट का अनुरोध किया था और 2016 में इसे वापस लेकर PCA के माध्यम से समाधान की मांग की। भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने मामले को IWT के विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार न्यूट्रल एक्सपर्ट को सौंपने का अनुरोध किया। न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति: अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने मिशेल लिनो को न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया और PCA प्रक्रिया शुरू की, जिसे भारत ने बहिष्कृत किया। न्यूट्रल एक्सपर्ट के निर्णय का महत्व: न्यूट्रल एक्सपर्ट ने फैसला किया कि दोनों परियोजनाओं के बारे में मतभेद उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। यह भारत की स्थिति को वैध ठहराता है और IWT के विवाद समाधान ढांचे को मजबूत करता है। IWT के क्रियान्वयन में चुनौतियां: पाकिस्तान द्वारा भारतीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर बार बार आपत्ति जताने के कारण IWT की समीक्षा और संशोधन की मांग उठी है। मुख्य घटनाएं: जनवरी 2023 भारत ने IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। सितंबर 2024 भारत ने ट्रीटी को रद्द करने और पुनः बातचीत के लिए दूसरा नोटिस जारी किया। IWT का भविष्य: भारत ने जनसंख्या की परिवर्तन, जल की बढ़ती मांग, पर्यावरणीय चिंताओं और सीमा पार आतंकवाद को ट्रीटी में संशोधन के कारण बताया। अनुच्छेद 12(3) के तहत ट्रीटी के प्रावधान दोनों सरकारों के बीच संशोधित किए जा सकते हैं। संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर रोक लगाई। सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी जो अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। इसे न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया। जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है? अमेरिका में जन्मे लगभग सभी व्यक्तियों को उनके माता पिता की कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना स्वचालित नागरिकता प्रदान करता है, जिसे सॉली सिद्धांत पर आधारित है। लैटिन मिट्टी का अधिकार 14वें संशोधन 1868 के तहत गारंटी है। ये अपवाद क्या है? विदेशी राजनयिकों या दुश्मन सेना के कब्जाधारियों के बच्चे। ट्रंप के आदेश के प्रावधान: 19 फरवरी 2025 के बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी यदि उनके माता पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं। इनसे वंचित नागरिकता अधिकार, सोशल सिक्योरिटी नंबर, सरकारी लाभ, कानूनी कार्य के अवसर हर साल 1.5 लाख से अधिक नवजातों को प्रभावित करेगा। ट्रंप का औचित्य: ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को मूर्खतापूर्ण बताया और दावा किया कि केवल अमेरिका में ऐसा नियम है। यह गलत है। लगभग 30 देश जस सॉली का पालन करते हैं। तर्क दिया: जस सॉली यानी कि मट्टी का अधिकार। गैर नागरिकों के बच्चे 14वें संशोधन के तहत अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। कानूनी चुनौतियां: 4 डेमोक्रेटिक राज्य वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन द्वारा मामला दर्ज किया गया। आदेश पर 14वें संशोधन के नागरिकता खंड का उल्लंघन करने का आरोप। अब तक 6 मुकदमे दायर। न्यायाधीश का फैसला: रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश जॉन काफिनॉर ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कहा। न्याय विभाग की नीति को बचाव करने के लिए आलोचना की और 14वें संशोधन की भाषा को स्पष्ट बताया।
न्याय विभाग का रुख क्या है? कार्यकारी आदेश को संवैधानिक ठहराया। तर्क दिया कि आदेश का न्यायिक समीक्षा योग्य है और टीआरओ आदेश लागू होने से पहले अनावश्यक है। नीति का दृढ़ता से बचाव करने का वादा किया। फिर व्यापक प्रभाव क्या पड़े? अमेरिका में राज्य विहीन आबादी बना सकता है। 14वें संशोधन की व्याख्या पर सवाल उठता है। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है, जो भविष्य की नागरिकता और अप्रवासन नीतियों के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम कर सकती है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।